हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वेक्टर पढ़ेंगे और वेक्टर का जो टॉपिक है ये पूरे फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझो कि यदि मैथमेटिक्स को फिजिक्स का लैंग्वेज बोला जाता है तो वेक्टर जो है मैकेनिक्स का लैंग्वेज है। और सिर्फ मैकेनिक्स ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह आपको वेक्टर का बहुत ही ज़रूरी महसूस होगा, बहुत ही आवश्यकता महसूस होगी। और आप यह समझिए कि जिन स्टूडेंट्स का वेक्टर्स का टॉपिक वीक रहता है वो हमेशा कुछ ना कुछ कारण से परेशान रहते हैं। ये प्रॉब्लम को सोल्व करने में किसी न किसी स्टेज पे जाके उनको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग आज वेक्टर को ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को बोला जाता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक। वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं। फोर्स, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कितना पुश या पुल लगा रहे हैं इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो वैसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट होता है, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका एक यूनिट। जैसे मास का क्या हो जाएगा? सपोज मान लो 20 kg है, ठीक। तो 20 जो इसमें हो गया ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट जो हो गया उसका kg हो गया, ठीक। लेंथ का क्या हो गया? सपोज मान 2 मीटर लेंथ है तो 2 जो हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो गया मीटर। उसी तरह से फोर्स का क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन या 30 न्यूटन का फोर्स है तो आप कह सकते हैं 20 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूटन इज इट्स यूनिट्स, ओके। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर किया जा सकता है। एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। क्या बोला जाता है? एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी को बोलते हैं? वैसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है। वैसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है, मतलब डिफाइन करने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड, जैसे कि 5 kg, तो 5 kg जो एक मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, ठीक। इसमें कुछ अलग चीज़ की जरूरत नहीं। जैसे लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई एक रड है, 3 मीटर का एक रड है, ठीक। 3 मीटर का एक रड है और 70 डिग्री पर ये मान लीजिए 70 डिग्री है। किसी ने आपको बोला कि इसमें 4 मीटर और ऐड कर दीजिए। ये रड था पहले 3 मीटर का था, अब इसमें किसी ने बोला 4 मीटर और ऐड कर दीजिए। किसी एंगल पे हमने ऐड किया है, ठीक। आप 4 मीटर इधर ऐड किए, आप 4 मीटर चाहे तो आप इधर 30 डिग्री के एंगल पे ऐड कर सकते हैं। इसके इस एक्सिस से इस तरफ 30 डिग्री पे ऐड कीजिए, चाहे इसी तरफ 4 मीटर ऐड कीजिए सेम लाइन के लॉन्ग, ठीक। ये भी 4 मीटर। तो आप चाहे इधर ऐड कीजिए, चाहे इधर ऐड कीजिए, चाहे इधर ऐड कीजिए, इसका जो फाइनल लेंथ होगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर ही होगा, 7 मीटर, ओके। तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड जो कि 7 मीटर है उससे ही रड का लेंथ पता चल गया। जो पहले 3 मीटर था और बाद में 3 + 4 हो गया। डिफरेंट डायरेक्शन में ऐड करने के बावजूद भी, ठीक, डिफरेंट डायरेक्शन में ऐड करने के बावजूद भी इसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आया। इसके लेंथ को डिफाइन करने में कोई चेंजिंग नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड दैट इज 7 मीटर वो डिफाइन हो गया, ठीक। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। और किसी कारण से इसमें कुछ हीट सप्लाई किया है और इसका टेम्परेचर जो हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक। अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों डिफरेंट स्टेट है। इस पॉइंट का टेम्परेचर 30 है और इस पॉइंट का
40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो टेम्परेचर क्वांटिटी है जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से पता चल गया कि ये इस स्टेट में 30 था और इस स्टेट में 40 था। उसके लिए कोई अलग चीज़ की आवश्यकता नहीं कि इस डायरेक्शन में ये वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे पता चल गया कि इस स्टेट का टेम्परेचर 30 है, इस स्टेट का टेम्परेचर 40 है। ठीक, तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमको पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए कुछ अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाता है, दोज क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक, हम लोग स्केलर समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में आप स्केलर को ले लीजिए, मास, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, सब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, यहाँ लिखते हैं स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, ये सब जो क्वांटिटी है ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी तो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, संभव है कि डायरेक्शन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही इसको डिफाइन किया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि उसमें डायरेक्शन भी हो, ऐसा नहीं कि स्केलर क्वांटिटी में कभी डायरेक्शन होता है। जैसे करंट एक क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी अवेलेबल है। ठीक, अब हम लोग स्केलर समझ लिए, अब हम लोग वेक्टर समझते हैं। इसमें क्या हो गया, स्केलर के बारे में ये क्या लिखेंगे हम लोग, डिफाइन ओनली बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिफाइन ओनली बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, ओके। अब वेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन करने का तरीका है इसके मैग्नीट्यूड, ओके, एंड अदर इज इट्स डायरेक्शन। किसी वेक्टर को डिफाइन करना है तो उसके लिए उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर होगा, ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी यदि वेक्टर है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ये बात है। तो कैसे हम लोग सर्टेन हो कि वो क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा जो है, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी को, सपोज मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज मान लीजिए P1 एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम लोग, एक बॉक्स है, एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक, यदि ये क्वांटिटी को इस वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा के अंदर डाला गया और ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो किया, दैट मीन्स इट इज वेक्टर। इफ इट इज नॉट फॉलोइंग दैट मीन्स इट इज स्केलर। ठीक, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि नहीं है वो इसके वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा से डिसाइड होगा, ना कि उसके डायरेक्शन से और उसके मैग्नीट्यूड से। यदि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है तो क्वांटिटी स्केलर हो जाएगा, नहीं तो यदि फॉलो करता है तो वेक्टर हो जाएगा, और नहीं फॉलो करता है तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्केलर और वेक्टर का सामान्य सा मतलब समझें, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक, कोई एक वेक्टर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखेंगे। वेक्टर को, जैसे कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, इसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ध्यान से हम लोग समझेंगे और आपको हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छे प्रॉब्लम कर पाइएगा। अच्छे बोल रहा हूँ, ठीक ठाक प्रॉब्लम आप लोग कर पाइएगा। ठीक, आपके स्टैंडर्ड में ठीक ठाक एलिवेशन होगा। अब ध्यान से सुनिए बस। तो ए बी एक वेक्टर है, इसमें किसी वेक्टर को इंडिकेट करने का ये तरीका है जिसमें ए बी का जो लेंथ है, ठीक, ये लेंथ जो है, ये लेंथ ये इसके प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड को बताता है। क्या बताता है? प्रोपोर्शनल
मैग्नीट्यूड को बताता है। हम वेक्टर का आपको एग्जाम्पल नहीं दिए थे, ठीक ना। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा हम तो बता दिए थे कैसे कि वेक्टर होता है। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ओके, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्वांटिटी जो है ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है। और फोर्स कैसे लगाएंगे, कोई डायरेक्शन हो उस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा सकते हैं। वेलोसिटी है, किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो बताता है। डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में। देखिए एक बात और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन बोलने से काम नहीं चलता है। हम लोग वेक्टर को एग्जैक्टली समझ सकते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको समझते हैं थोड़ा से। किसी पॉइंट पे, ठीक ना, यदि कोई फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है, ब्लॉक है, इसमें फोर्स लगाते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जो है ये फोर्स लग रहा है, दैट इज यदि इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है। सपोज मान लीजिए फोर्स 20 न्यूटन का है, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। और लेट सपोज ये वाटर है, ठीक, और इस पर एक पॉइंट है, इस पर प्रेशर जो रहेगा इसका डायरेक्शन हर तरफ रहेगा, ओके, हर तरफ जो डायरेक्शन जो रहेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा प्रेशर। तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हुआ। जैसे सरफेस टेंशन देखिए, सरफेस टेंशन है, इसके यदि कोई सपोज मान लीजिए एक लाइन है, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फोर्स प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक, ये फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। जबकि एक फोर्स जो है इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप स्ट्रेस को लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, स्केलर सॉरी स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। स्ट्रेस आप लोग यदि इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। सपोज मान लीजिए कोई फेस है, इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, ये एक ऐसा मान लीजिए ये ऐसा कोई ब्लॉक है, ठीक, और ये एंगल मान लीजिए थीटा एंगल हम लिए हुए हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं हम, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बॉडी जो है, ठीक ना, उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। यदि हम कुछ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं या 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, आप इसी को देखिए, हम इसको इस तरह से खींच रहे हैं, इधर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी का जो मटेरियल है इसके मतलब ये एलोंगेट होना चाहता है, उसको एलोंगेशन को रोकने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो और जो कि फोर्स जो लग रहा है वो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट हो रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में उसका स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो रहा है। तो एक डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, ठीक, एक डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर के लिए चाहिए एक डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक। तो वेक्टर स्केलर को हम लोग समझे। खैर हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, ठीक। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। हो सकता है कुछ गलती से कुछ छूट जाए तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको एक लाइन से, एक वेक्टर एक्चुअली में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहने का मतलब इन ए गिवन डायरेक्शन, और लाइन सेगमेंट मतलब कि उसका कुछ फिक्स लंबाई है उसका, जो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इस डायरेक्शन में है ए बी, ठीक, और इसका ये लेंथ है, ये लेंथ जो है प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड को बताता है। सपोज मान लीजिए 20 न्यूटन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है हमको, 20 न्यूटन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक स्केल लेंगे। सपोज मान लेते हैं एक स्केल लेते हैं 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। एक ऐसा स्केल लिए 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमको 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है, तो कितना 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 20 न्यूटन ऐसे इसका मतलब नहीं होता कुछ 20 न्यूटन, इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। 20 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एलॉन्ग बोलिए इसको, 20 न्यूटन एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लोग माने हैं,
तो हम लोग एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, पहला काम। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक एरो बनाएंगे, ओके। और ये जो वेक्टर हो जाएगा, इसका 2 पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई, ए सी, कुछ जो मन आप लिखिए, ठीक ना। और यहाँ पर लिख दीजिए 20 न्यूटन, ठीक, जो इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। चाहे 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, स्केल आप बगल में लिखे हुए हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन, तो आप स्केल आप लिख दिए 4 सेंटीमीटर। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो गया। ये वेक्टर क्या हो गया, ए बी, मतलब ए से ये वेक्टर शुरू हो रहा है और बी में एंड हो रहा है, ठीक। ए पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ओके। और बी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ए पॉइंट को जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट, और जहां वेक्टर एंड हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। बहुत जगह लोग इसको टेल और इसको हेड भी बोलते हैं, ठीक। तो कोई वेक्टर है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझे कि उसके लेंथ, जो उसका जो लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, और एक डायरेक्शन एरो जो है उसका डायरेक्शन बताता है। वेक्टर को जनरली इस तरह से लिखते हैं, जैसे ए बी वेक्टर लिखना है हमको, ए बी, ऊपर में एक एरो साइन देते हैं। ये एरो साइन इंडिकेट करता है कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट जो बी है, मतलब टेल ए है और हेड बी है, और ये वेक्टर ए टू बी है, ठीक। तो ए टू बी, यदि बी ए वेक्टर लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बी ए, इसका मतलब हुआ यहाँ पर इनिशियल पॉइंट बी हो गया और टर्मिनल पॉइंट ए हो जाएगा। बी ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, सपोज मान लीजिए बी पॉइंट है, ओके, और ये ए पॉइंट है, ये हो गया हमारा बी ए वेक्टर, ठीक। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर को देख रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है, ठीक। अब सपोज मान लीजिए हम एक ऐसे देख रहे हैं, ये वेक्टर है, सपोज मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये ए है, ये सी है और ये बी पॉइंट, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ए बी, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर। यदि बी टू ए हम देखना चाहेंगे तो इस तरह से ये बी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और एरो का साइन कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। ए टू सी, ये ए सी वेक्टर है, ए टू सी, जिसमें इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट सी है। सी ए वेक्टर देखना होगा तो सी आपको इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा ये ए टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग समझ गए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत सारे बुक्स में आप देखते होंगे वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए, इस ए बी वेक्टर को इंडिकेट करना है तो इसको डार्क से कर देते हैं, ठीक। इसको डार्क कर दिए ऐसे ऐसे, और इस तरह डार्क कर दिए थोड़ा, ठीक ना। इस तरह से भी डार्क करके भी वेक्टर को इंडिकेट किया जाता है। डार्क करने का मेन रीजन क्या था कि प्रिंटिंग में आसान होता है। ए बी बनाना और उसके ऊपर में एक एरो बनाना ये थोड़ा सा कठिन था, और बहुत पहले से वेक्टर आज की चीज़ तो है नहीं, बहुत पहले से उतना एडवांसमेंट नहीं था, ठीक। तो डार्क कर देने से प्रिंटिंग आसान हो जाती है, ठीक। तो ये हम बता दिए आपको। जैसे ए बी वेक्टर ऐसे लिखे, ठीक, ए बी वेक्टर, इसको हम लोग बाद में ऐसा बोल सकते हैं ये ए वेक्टर है बेसिकली ए टू बी ए बी वेक्टर, लेकिन इस पूरे वेक्टर को ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, चाहे इसको एक्स वेक्टर बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्स वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है यदि, ठीक ना, तो हम समझेंगे कि ये ए से बी तक का ये वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर ही कोई एक्स वेक्टर लिखा, सपोज मान लीजिए इस तरह का। हम देखिए ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे इस तरह से आता है, सपोज मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, और ये वेक्टर दिया हुआ है और इस तरह से लिखा हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक। तो ये ए वेक्टर चाहे ए बी वेक्टर दोनों एक ही वेक्टर है। इसको ए बी वेक्टर नहीं बोल के इसको ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, बाई वेक्टर बोलते हैं, कोई भी वेक्टर नाम दे सकते हैं इसको, ठीक। तो इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक। अब हम लोग
दो वेक्टर के बीच के एंगल के बारे में समझेंगे जल्दी जल्दी, ठीक। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप लोग बचपन में याद होगा एंगल के मेजरमेंट के लिए प्रोटेक्टर यूज करते थे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ना, प्रोटेक्टर आप लोग को याद है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। प्रोटेक्टर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, प्लास्टिक का रहता था, ठीक। इसके ऊपर में इस तरह से 90 डिग्री का एंगल रहता था, ठीक। ये 0 और इस तरह से एंगल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 180 डिग्री रहता था और ये बहुत छोटे छोटे लाइन ड्रॉ किए रहते थे इस तरह का, ठीक। टिल 180 तक 0, 10, 40, 30, 30, 40, 50, 90 इस तरह से करके दिया रहता था। हमको किसी भी कोई भी एंगल ड्रॉ करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन पहले ड्रॉ करते थे फर्स्ट स्टेप, उस पर कोई एक पॉइंट लेते थे कोई एक पॉइंट लेते थे और ये जो प्रोटेक्टर है इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट, उस पॉइंट से इसको मिलाते थे, प्रोटेक्टर को उठा के यहाँ पर रख दिए, ठीक। और सपोज मान लो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो ये 30 डिग्री वाला जो प्रोटेक्टर रखने के बाद एक पॉइंट को 30 डिग्री का यहाँ पर आया, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते थे और इसको मिलाते थे, करते थे ऐसा। 40 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है तो ठीक उसी तरह से करते थे, फिर इसको मिलाते थे, ठीक। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक। हम लोग क्या देखे, दो लाइन के बीच एंगल मेजर करने के लिए इनिशियल पॉइंट को सेम रखा गया, जो हम लोग 5, 6 में ही करते थे, ठीक। तो लेकिन बेसिक फंडा वही है कि इनिशियल पॉइंट को सेम रखा गया है। उसी तरह से जब किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल को फाइंड आउट करना होगा तो उसके इनिशियल पॉइंट को सेम रखा जाएगा। कैसे? जैसे कि दो वेक्टर है, सपोज मान लीजिए ए बी वेक्टर, ठीक, और एक वेक्टर हमारे पास दिया हुआ इस तरह का सी डी वेक्टर, ठीक। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आपको सी है। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका भरपूर इस्तेमाल है पूरे वेक्टर में। इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले कि कोई भी वेक्टर, जैसे ए बी वेक्टर ये है, इसको उसी लाइन के लॉन्ग में यदि हम लोग बढ़ाएंगे उसी लेंथ का, तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। इसको बोलते हैं पोजीशन इंडिपेंडेंसी, ठीक। जैसे ए बी वेक्टर है, इसको इस तरह से आगे बढ़ा के यदि इतने ही मैग्नीट्यूड का यदि कोई वेक्टर बनाए, सपोज सी डी, ठीक, जो जिसका लेंथ जो है ए बी वेक्टर के बराबर ही है, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर दो चीज़ को उससे डिफाइन किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन। यहाँ पर इसके डायरेक्शन को आपने नहीं बदला, इसके मैग्नीट्यूड को आपने नहीं बदला, तो वेक्टर बदला ही नहीं। उसी तरह से इसको पैरेलल भी शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक। सपोज मान लीजिए ए वेक्टर को यहाँ पर ई एफ वेक्टर ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड वही है क्योंकि लाइन का लेंथ वही है, ठीक, डायरेक्शन वही है, ठीक, तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला, तो वेक्टर नहीं बदलेगा, समझे। तो बहुत थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं इसमें। ऐसे सपोज मान लीजिए ए बी वेक्टर है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से लिख सकते हैं इसको पैरेलली हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। ए बी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, सब में देखिए लेंथ सेम है, कहीं भी ले जाइए, इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। बस इसके पैरेलल होना चाहिए, नहीं तो इस लाइन के अलावा होना चाहिए, बस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जितने सारे ये सब वेक्टर लिखे गए हैं सब ए बी वेक्टर हैं, ये वेक्टर में किसी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सबका लाइन का जो लेंथ है ये सेम है, ठीक। सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह का है, ठीक, सी डी वेक्टर कोई है, ठीक। अब इस वेक्टर के बारे में लिखना है, दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर वही हो जाएगा, ठीक, ये वेक्टर वही हो जाएगा, ठीक, ये वेक्टर वही हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है सबका सेम है, देख रहे हैं ले, और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि किसी वेक्टर का चेंजिंग नहीं करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। लेकिन आप सी डी वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी डी यदि इसका मैग्नीट्यूड सपोज मैंने 2 मीटर है, तो 2 मीटर का एक लाइन इधर ड्रॉ किए,
ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यदि ऐसे लिख दिए तो इसका डायरेक्शन पहले इधर था, अब डायरेक्शन क्या इधर हो गया, लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो सी डी को ये इस वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते जबकि लेंथ सेम है। ठीक, लेकिन पैरेलल में हम पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए और वेक्टर को 4 5 6 वेक्टर को मिला के एक तरह से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देख रहे थे क्या, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक, हमारा वेक्टर ये था, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर था। तो क्या करेंगे हम लोग, हम बताए थे प्रोटेक्टर वाला में कि उसके इनिशियल पॉइंट को पहले मिलाया जाता है। ठीक, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए बी वेक्टर का, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सी। ठीक, दोनों के इनिशियल पॉइंट को पहले मिलाइए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस वेक्टर को इसके पैरेलल, ठीक ना, इसके पैरेलल होना चाहिए, ऐसे वेक्टर का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा पॉइंट सी और डी, मतलब ए और सी दोनों इनिशियल पॉइंट जो है एक पॉइंट पे आ गया, और ये जो एंगल फॉर्म हुआ वो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। ठीक, इस तरह से जब बनाए हम तो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक थीटा और एक ये बड़ा एंगल दैट इज 360 माइनस थीटा। हम लोग को दो वेक्टर के बीच के एंगल में हमेशा छोटा एंगल को लेना है। ठीक, अब समझे, अब हम लोग कुछ करते हैं इसके एग्जाम्पल, आप लोग ध्यान से इसको करने का खुद से कोशिश कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर करने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मान लीजिए एक वेक्टर ये, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ, जो होगा 181 से 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों वेक्टर जो है का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट पे आ गया, तो एंगल सेम हो गया। तो किसी भी वेक्टर को यदि एक दूसरे पे शिफ्ट कीजिएगा ताकि उसका इनिशियल पॉइंट सेम जगह पे आ जाए, तो वेक्टर का हम लोग जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल हो जाएगा। ठीक, और वो क्या होना चाहिए,
ठीक ठीक, दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है, ये बी सी, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक, तो इसका जो होगा एंगल, मैक्सिमम एंगल होता है ये वेक्टर का, दैट इज 180। इसको थोड़ा सा भी इधर टिल्ट करेंगे, इधर इस वेक्टर को, एसी वेक्टर को, तो एंगल घटने लगा। ठीक, तो छोटा एंगल को लेना है, इधर तो ये एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा एंगल हो गया, तो छोटा एंगल हमेशा 180 से कम ही रहेगा। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल पूछेगा तो 180 रहेगा, और मिनिमम एंगल पूछेगा तो क्या होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही जैसा रहेगा, जैसे ए बी वेक्टर ये है ए बी, और एक वेक्टर है ए सी, सपोज मान लो ए सी वेक्टर इतना बड़ा ही है, ठीक, ए बी वेक्टर इतना बड़ा है, ए सी, इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री। इसका मतलब हम लोग क्या सके समझे कि एंगल जो होगा वेक्टर के बीच में, ठीक ना, उसका जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 180 से छोटा या बराबर, ऐसा उसका वैल्यू रहेगा। इसका रेंज हो गया एंगल का। ठीक, हम लोग एक दो छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, उसका आप निकालिए। ठीक, ये सपोज मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर है बी सी। ठीक, ये आप लोग जानते हैं 60 60 और ये 60 है। ठीक, ये वेक्टर बी सी है और इसको मान लीजिए ऐसा है। ठीक, ये ए सी। हम आपसे पूछ रहे हैं ए बी और बी सी के बीच का एंगल फाइंड आउट की। यही सब में गलती होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी में लिख देंगे 60 डिग्री, गलती हो जाएगा। ठीक सर, ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक, पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए बी, इसके ए बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ए है यहाँ, बी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ है। देखिए वेक्टर ऐसा है ना, वेक्टर ऐसा है, तो इसका ये टेल है, ये हेड है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, दोनों को एक जगह करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ए बी वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं इसे। ठीक, जो ये लेंथ है उतना बड़ा बढ़ा दिए। ठीक, दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर का भी इनिशियल, अब ये हो गया, ये पॉइंट आ गया ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक, दोनों का ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट पे हो गया। एंगल फाइंड आउट कर देंगे, दैट विल बी 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 180 होता है, तो 60 था तो 120 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इसमें दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक ना, इसलिए इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। आप यहाँ पर देखिए इस दोनों वेक्टर में इसका टर्मिनल पॉइंट सेट है, टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम जगह पे है। ठीक, तो यदि टर्मिनल पॉइंट सेम है तो इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम ही होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ए सी को ए यहाँ ले आए, सी यहाँ ले आए, और ये बी सी था, ठीक ना, बी सी था, तो बी को यहाँ पे ले आइए, इसको शिफ्ट कर दीजिए इधर, और सी को यहाँ लेके चल जाइए। ठीक, तो ये जो एंगल रहेगा वही ये एंगल रहेगा। तो यदि कोई भी दो वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट यदि सेम है, तो उस समय जो छोटा एंगल बनता है वही वेक्टर का एंगल होता है। ठीक, सपोज मान लीजिए इस तरह का है कोई वेक्टर। ठीक, तो ये जो है इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये एंगल 60 हो गया। सपोज मान लीजिए 60 है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 हो गया। सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह का है जिसमें टर्मिनल पॉइंट सेम जगह पे है। ठीक, तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये सपोज मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यही वेक्टर का ही एंगल होगा। ठीक, छोटा वाला एंगल 60 डिग्री, ये इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्या जरूरी है, इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट यदि सेम हो तो उस वेक्टर का एंगल जो होता है, वो जो छोटा एंगल जो फॉर्म होता है वही होता है। ठीक, एक और एग्जांपल देते हैं, उसको आप लोग करने का कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए बी सी है, आप ए बी ले लीजिए, ये बी सी ले लीजिए। ठीक, और ये सी ए ले लीजिए। अब बताइए ए सी और बी सी के बीच का एंगल। ठीक, ये सपोज मान लीजिए एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन क्या, ए सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, करने का कोशिश कीजिए इसको। ठीक, आपको हम लोग आधा मिनट का बस टाइम देते हैं।
ओके, करने का कोशिश कीजिए। कैसे कीजिएगा? इस AC वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ये यहाँ पे है और BC वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है यहाँ पे है। दोनों के इनिशियल पॉइंट को हम लोग को सेम जगह पे लाना पड़ेगा, ठीक। तो AC वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए, और खैर AC और BC के बीच में है तो दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम जगह पे है, ठीक ना। दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम है तो वैसे ही 45 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल, ठीक। चाहे इनिशियल पॉइंट से भी करके देखते हैं। इसके इनिशियल पॉइंट को सेम करने के लिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, BC को। ये पॉइंट हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा C। इसको इस पॉइंट से मिलाने के लिए इसको इधर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा C। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम हो गया 45 डिग्री का, और ये इनिशियल पॉइंट हो गया दोनों वेक्टर का, AC और आपको BC का, ठीक। तो इस तरह से मतलब इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो तो एंगल सेम होता है। अब यहाँ पर देखिए AB एंड BC किसके बीच में? AB एंड BC, इसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कीजिए। AB वेक्टर है, ठीक, AB, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है और BC का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे। इस वेक्टर को क्या करेंगे? ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसे शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट कहाँ चला गया? A यहाँ आ गया और B यहाँ चला गया। मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। अब ये जो दोनों का AB और BC दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ वो इस वेक्टर का एंगल हो गया, ठीक। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 45, दैट इज 135 डिग्री। लड़के लोग गलती कर देते हैं, ठीक ना, वो 45 मार देते हैं, ठीक ना। इस तरह का एंगल जो है दिखने में लग रहा है 45, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सीख लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स होता है एग्जाम्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड बिटवीन वेक्टर। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप बनाइए थोड़ा सा, ठीक। सपोज मान लीजिए सेंटर है, ठीक, और ये जो है इस तरह का, ठीक, ये एक सेमी सर्किल है। ये मान लीजिए BC। आपको ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ठीक। आपको BC और BC वेक्टर और AB वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। आप करके बताइए थोड़ा सा। गर्मी है बहुत ज़्यादा। चलिए किए। आपको ये इसमें था कि एक डायमीटर है तो ये एंगल जो हो जाएगा 180/2, दैट इज ये एंगल आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये डायमीटर है, AB ये डायमीटर, ठीक। सेमी सर्किल हम बोले थे आपको। हम लोग को AB और BC के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। हम लोग क्या करेंगे? AB का ये इनिशियल पॉइंट है और BC का इनिशियल पॉइंट ये है। हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये B पॉइंट के पास A पॉइंट आ जाएगा और B पॉइंट इस वेक्टर का इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये AB वेक्टर हो गया, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री एंगल। समझ गए? तो हम लोग लगभग तरह तरह का टाइप का एंगल बिटवीन वेक्टर्स कर लिए हैं। हम लोग अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स।
कैसे होता है, कोई वेक्टर जो है, ठीक ना, हम आपको बताए थे कि कोई वेक्टर है उसमें दो क्वांटिटी दो चीज़ रहता है उसमें, एक उसका लेंथ और एक उसका डायरेक्शन, मतलब एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। जो वेक्टर का लेंथ जो होता है वो उसका प्रोपोर्शनल, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसको प्रोपोर्शनल लेंथ के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, ठीक। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक। हम लोग हल्का सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं, ज़्यादा विस्तार से हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक। अभी शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करते हैं, ठीक। सपोज मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और जब आपका एक्स एक्सिस डिसाइड हो गया तो आपको वाई एक्सिस डिसाइड इतना जरूर हो गया कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, और एक्स और वाई दोनों डिफाइन हो गया, एक्स ये है वाई ये है, तो हमारा जेड एक्सिस एग्जैक्टली डिफाइन हो गया कि एक्स क्रॉस वाई की जगह तो इधर जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस किधर हो जाएगा, तो इस तरह दिखाते हैं, ये आपको जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग एक्स वाई में करेंगे, फिर अभी तुरंत कुछ देर के बाद जेड एक्सिस में भी काम करेंगे, ठीक। सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक। सपोज मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x का कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ये जो लेंथ है ये 2 है, ठीक। ये लेंथ जो है ये 2 है, और ये लेंथ क्या है एक्चुअली में, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, इन xy प्लेन, ठीक, इन xy प्लेन में, ठीक। तो ये जो हमारा हो गया xy प्लेन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सपोज मान लीजिए ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है 2 है, ये जो है 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस से, समझो ना, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट से यदि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये लेंथ 3 आएगा, ठीक। तो ये इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो गया, ठीक। यदि इस पॉइंट को ऑरिजिन से, इस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दिया जाए, ठीक, यदि इस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दिया जाए और एक वेक्टर असाइन कर दिया, एक एरो असाइन कर दिया जाए। अभी तक ये कोऑर्डिनेट था जब तक इस एरो को असाइन नहीं किए थे इसमें, जैसे ही इसमें एक एरो असाइन कर दिए वो एक वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि वेक्टर के बारे में बोला गया था, वेक्टर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट तो है ये, ठीक, लेकिन डायरेक्टेड नहीं था ये। अब इसको एक डायरेक्शन दे दिए, देन नाउ इट विल बी वेक्टर, ठीक। तो ये वेक्टर है। ये भी एक वेक्टर कह सकते हैं, ये भी एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है। ये भी एक वेक्टर है, ठीक, ये क्योंकि एक वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन नहीं बोलना, डायरेक्शन बोलना सही नहीं हो, क्या बोलना सही होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। हम लोग देखे थे सरफेस टेंशन क्यों स्केलर था, क्योंकि उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था। यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक। तो 2 3 ये हो गया। अब हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, ये 2 है ये 3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 + 9 दैट इज इक्वल टू √13। तो हम लोग देखे ये वेक्टर जो हो गया, इस तरह से इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल दिए जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस है। तो यदि z एक्सिस भी ले लेते हैं, ठीक, तो z एक्सिस ले लेते हैं। z एक्सिस का मतलब क्या हुआ, xy फेस हमारा ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बोर्ड के अंदर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन चूंकि x इधर है, x का डायरेक्शन ये है, y का डायरेक्शन ये है, तो z का डायरेक्शन हमेशा इस तरह हो, क्योंकि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे x i क्रॉस j इक्वल टू k, i की जगह इधर क्रॉस j दैट विल बी k, ठीक। तो z एक्सिस का मतलब हुआ xy एक्सिस के परपेंडिकुलर, सॉरी xy प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक। तो सपोज मान लीजिए एक थर्ड पॉइंट हमारा, एक ये xy एक्सिस से यहाँ से कोई पॉइंट है जो यहाँ पे है एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली हम दिखा पा रहे हैं xy और z पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y तो वही रहेगा 2 और 3,
और सपोज मान ली ये लेंथ जो है आपको 4 है, ठीक। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि लिखना होगा तो यहाँ आप लिखेंगे 2 3 4, ठीक। क्या लिखेंगे 2 3 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 3, और ये लेंथ यदि 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3 4, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यदि इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे, ठीक, एरो इस डायरेक्शन में करके, तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ये वेक्टर, ठीक। यहाँ पर इस तरह से कीजिए, ये ज़्यादा हो गया था सा बड़ा, एग्जैक्टली साइड का नहीं है, मतलब आप समझिए इतना बड़ा, जहाँ तक वहाँ लेंथ है, इस तरह का एक वेक्टर बनेगा, वो उसका लेंथ हो जाएगा, ठीक। आप देखिए कि ये जो फेस है, ये वाला फेस, ये जो हाइपोटेन्यूस है और ये, ठीक, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूस है XY प्लेन में है और ये Z प्लेन में है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक ना, ये जो होगा इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इस ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल? हम ट्रायंगल बोलते हैं एग्जैक्टली O, सपोज मान लीजिए पॉइंट A है, तो OA, और सपोज मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दिए हम B, इस पॉइंट का B नाम दे दिए हैं, ठीक। OAB, ये जो हो जाएगा B जो रहेगा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक। तो इसका जो हाइपोटेन्यूस रहेगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो इस वेक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा आपका B पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 3। हम बोले थे कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये 4 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ क्या हो जाएगा दैट विल बी √2² + 3², इसको इससे मिला दीजिए आप, ठीक। ये जो लाइन देखिए AB लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, AB लाइन ही एक्चुअली बेसिकली Z एक्सिस है, Z एक्सिस इधर बन रहा है, देखिए ये आपका Z एक्सिस है, ठीक। ये आपका ये इधर का जो एक्सिस है, यहाँ पर Z एक्सिस ले रहा है, यहाँ पर हम लोग Z एक्सिस ऐसे लिए थे, तो AB लाइन इज द पैरेलल लाइन टू द Z एक्सिस, ओके। सो AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, ओके। तो OA और AB लाइन हो गया परपेंडिकुलर, तो OB इज द हाइपोटेन्यूस, ओके। और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा ये स्क्वायर, मतलब OB इक्वल टू, चाहे OB स्क्वायर इक्वल टू लिखिए √13², ओके, प्लस ये 4 था ना, हाँ ये 4 था, प्लस 4², तो कितना हो गया 13 + 16, तो ये हो जाएगा OB इक्वल टू हो जाएगा √29, समझे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकला, ठीक। इसका मतलब है, समझ गए आप लोग इसको? यदि नहीं समझा होगा तो इसको बार बार आप देखिएगा, 1 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको एकदम एग्जैक्टली बता दिए कैसे हो रहा है, ठीक, एकदम क्लियर दिखा दिए। आप बस 1 2 बार रिकैप करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अब देखते हैं, ठीक। इसका मतलब वो इस तरह का फेस है, ये आपको Y एक्सिस है, ये आपको X एक्सिस है, और ये आपका Z एक्सिस है। यदि कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट इधर ही लेना पड़ेगा, ये XZ प्लेन में नहीं है, ये XZ प्लेन से उठा हुआ है, आप ऐसा मत समझिए XZ प्लेन पे, क्योंकि XZ प्लेन से ऊपर Y एक्सिस है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, ठीक ना। XZ प्लेन आपको ऐसे प्लेन दिख रहा है तो Y एक्सिस से उठा हुआ है, तो ये प्लेन ऐसा मत समझिएगा ये पॉइंट हम XZ प्लेन में ले रहे हैं, ये XZ प्लेन से जो Y का जो कोऑर्डिनेट है उतना उठा हुआ है, ठीक। सपोज मान ली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A1 B1 C1। A1 मतलब क्या हो गया, along X एक्सिस, B1 मतलब along Y एक्सिस, और C1 मतलब along Z एक्सिस, ठीक। X एक्सिस के along क्या हो गया A1, Y एक्सिस के along क्या हो गया B1, और Z एक्सिस के along C1। हम लोग यूनिट वेक्टर आगे पढ़ेंगे, अभी बस 5 मिनट के बाद यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग।
उसमें यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोला जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक। और वो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला था उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के अलावा एक यूनिट वेक्टर दिखाया गया है आई, इसको आई बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं और जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप बोलते हैं। आई का मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यदि हमसे कोई पूछे कि एक ऐसा वेक्टर बनाइए जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो हम क्या करेंगे? हमको पता है कि आई जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। हम लोग 5 को आई से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? वेक्टर जो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसका आई का मैग्नीट्यूड 1 था तो 5 × 1 और डायरेक्शन हो जाएगा आई के अलॉन्ग, ठीक। उसी तरह से A1 B1 C1 है, यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका लेंथ कितना है? A1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग B1 और जेड एक्सिस के अलॉन्ग C1। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं A1I प्लस B1J प्लस C1K। जब तक A1 B1 C1 था, ठीक, तो जब तक A1 B1 C1 था ये कोऑर्डिनेट था, और जैसे ही इसको ओरिजिन से मिला दिए, ओके, ये इस पॉइंट का वेक्टर हो गया, ठीक। और इसको फिर इस तरह से पहले A1 B1 C1 की तरह डिनोट करते थे, अब इसको A1I B1J और C1K की तरह इसको हम इंडिकेट करने लगे, ठीक। तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले थे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा? √अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। मतलब कोई भी वेक्टर हमको दिया हुआ है, ठीक ना, कोई भी वेक्टर इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग दो बात समझेंगे, ठीक। ध्यान से देखिए, ठीक। यदि कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, हम लोग देखते के साथ इसको कैसे समझेंगे ये समझिए आप, ठीक। हम लोग देखते के साथ समझेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 2 है, वाई एक्स, क्योंकि जे है यहाँ पर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 4 है। मतलब वो एक ऐसे पॉइंट को बता रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, ठीक, 2, 3, 4 है। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाया जा रहा है, ओके। और हमको सर पहले बताए थे इसका मैग्नीट्यूड को एग्जैक्टली करके दिखाए थे, तो हमारा मैग्नीट्यूड आया था A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 9 25 4 29, दैट इज √29, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया किसी वेक्टर का, ठीक। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करना है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है और तीनों का स्क्वायर रूट निकाल देना है, ठीक। हो सकता है कि हमारा ये 2i प्लस 3j नहीं -3j है। अब हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया? कोफिशिएंट 2 हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया? -3। तो -3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 ही आएगा, 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 ही आएगा, ठीक। तो कोई प्लस दीजिए चाहे मान दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक। तो हम लोग इजीली मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इस तरह का दिया रहेगा। और देखिए मैग्नीट्यूड जो है वो किसी वेक्टर के का निगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि √29 आया, क्योंकि रूट के अंदर में कुछ भी क्वांटिटी रहेगा, ठीक ना, रूट आता है, तो इसका जो वैल्यू होगा एक्चुअली जो ये इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ √29 इसको लिखेंगे और जो ही वैल्यू आएगा इसे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो किसी भी वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो निगेटिव वैल्यू नहीं होता। यदि बोला
ये कोई क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ -5 यूनिट, गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझ जाएंगे। ठीक, एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, इसको आप लोग बनाइए। ए वेक्टर, कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसको इसका मैग्नीट्यूड 2i - 5j प्लस x² के है। ठीक, एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है दिया हुआ है 95 यूनिट है। ठीक, आप x का वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इजीली करेंगे। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25, x² का स्क्वायर x4। ठीक, इसका अंडर रूट कर लेंगे, इक्वल टू 95 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 29 हो गया प्लस x4 हो गया इक्वल टू 95 स्क्वायर कर देंगे। x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 स्क्वायर माइनस 29। ओके, 29 प्लस x4, यहाँ पर ये हट जाएगा। हाँ, इसको हटा दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो x4 इक्वल टू 94 माइनस 95 का स्क्वायर, कुछ इसका वैल्यू आएगा, कुछ सपोज मान इसका वैल्यू y आता है। ठीक, और उसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक, इस तरह से हो गया। तो हम लोग किसी भी वेक्टर के जो है मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका है। तो छोटा छोटा एग्जांपल दिया जाता है इसी तरह से, 2i - 3j प्लस 2k, इसे यू वाला दिया जाएगा, प्लस 2k नहीं दे लीजिए, सी के ले लीजिए। ठीक, बोल देगा हम तो कुछ ऐसे एग्जांपल 95 लिख देते कि कुछ निगेटिव में वैल्यू नहीं आ जाए, इक्वल टू दे दिया 16 दे दिया। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस c², तेरा इसका हो जाएगा 256, 16 का नहीं इक्वल टू 16 ही कहा गया। हाँ, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ही हो गया इक्वल टू 16, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 13 प्लस c² इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। ठीक, तो c² इक्वल टू 256 माइनस 13 दैट इज 243। c का वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, √243। इस तरह से कोई बहुत बड़ा चीज़, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक ना, लेकिन ये सब चीज़ जानना चाहिए, नहीं जानिएगा तो गड़बड़ कीजिएगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे किसी वेक्टर का, यही तरीका है निकालने का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, आपको नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार बस 30 सेकंड का हम ब्रेक ले रहे हैं आप लोग से। बस 1 सेकंड का ब्रेक है। क्या करना था, पिन में कहाँ गया यहाँ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल रहे हैं वेक्टर में। यदि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ है, यदि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो आपको यूनिट वेक्टर है। देखिए अभी लाइन चला गया है, ठीक ना, थोड़ा सा इशू आएगा। हम लोग यूनिट वेक्टर को जब सप्लाई आ जाएगी तो चले करेंगे। लेकिन यूनिट वेक्टर टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।